Hello students, my name is Mahireen. I am a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से आया, कब आया, क्यों आया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म होता है पेट्रियोटिज्म, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड टुवर्ड्स योर कंट्री। अपने देश के प्रति प्यार, हमदर्दी, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। अपने देश के लिए एकता, जब हम अपने पूरे देश को एक होकर समझते हैं, उसे नेशनलिज्म बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि यूरोप जैसे कि आज हमें दिखता है कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, फ्रांस, मिड 90 से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मिड 90s यानी कि 1850 से पहले यहाँ पे बहुत सारे एम्पायर्स थे जहाँ पर राजाओं का रूल हुआ करता था, जिसे हम मोनार्ची कहते हैं। तो किस तरह से यहाँ मोनार्ची से नेशनलिज्म आया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिला यूरोप में? हमें वो देखने को मिला फ्रांस में, जहाँ आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा बताते हुए मैं आपको बताऊं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इट स्टार्टेड इन 1789। फ्रांस में भी बाकी जगहों की तरह क्या था, मोनार्ची सिस्टम था जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। वहाँ पे क्या होता था कि सिर्फ लैंडलॉर्ड्स और जो राजा वगैरह थे उनको ही प्रिविलेजेस दी जाती थी। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे वो प्रिविलेजेस, और जो मेजॉरिटी के लोग थे, पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स वगैरह हो गए, वो लोग बेचारे ये सब देख के बहुत ज़्यादा एलिनेट होते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते थे। इस वजह से मेजॉरिटी के लोगों को ये नहीं पसंद था, तो इसलिए उन्होंने मोनार्ची को हटा दिया। कब? 1789 में। और वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया, और ये लगभग 10 सालों तक रहा, यानी कि 1789 से लेकर 99 तक। तो आइए देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहले आ गया फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। उसके बाद आ गया फ्रेंच जो है इट वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, सभी लोगों के लिए एक जैसे लॉज, और कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो भी टैक्स वगैरह चार्ज करते थे ट्रेड के लिए, उस सब को ख़त्म कर दिया गया। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया और सपोर्ट किया, और जैकब क्लब्स नाम करके एक एसोसिएशन बना दी। जो फ्रेंच में आर्मीज़ थी वो अलग अलग पार्ट्स में फैल गए, और वहाँ पर उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में लोगों को बताया। 10 सालों तक तो सब ठीक था, डेमोक्रेसी वॉज बीइंग एन्जॉयड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। बट आफ्टर 10 years व्हाट हैपेंड कि एक नेपोलियन नाम का बंदा आ गया जिसने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को एबॉलिश ही कर दिया और मोनार्ची को दोबारा से री एस्टेब्लिश कर दिया। इसने 1804 से लेके 1815 तक रूल किया। 1804 में पूरी तरह से पावरफुल बन गया और इसने अपना एम्पायर बना दिया, वहाँ पे वो एम्परर बन गया। वहाँ पे नेपोलियन जो था इतना भी बुरा बंदा नहीं था, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। उसने एक सिविल कोड बनाया जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली वहाँ के लोगों को। इस कोड को हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आई? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। एक गलती करने की सज़ा एक को जो मिलेगी वही सबको मिलेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। राइट टू प्रॉपर्टी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम क्या था? ये फ्यूडल सिस्टम था कि जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी फार्मर है, वो जो भी कमा रहा है उसको उसमें से कोई एक शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अब वो नहीं देना पड़ेगा। उस चीज़ को नेपोलियन ने क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया। इसके अलावा उसने टैक्स बैरियर्स भी ख़त्म किए थे, टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ रहा था। और साथ में उसके टाइम पे क्या हुआ था, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हुई उसके टाइम पे। इन अच्छाइयों के साथ उसमें एक बुराई भी थी, वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक टाइप का बंदा था। वो क्या करता था? फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़। ये चीज़ क्या थी कि वो लोगों को फोर्स करता था कि सारे के सारे लोग आर्मी में हिस्सा लेंगे, फ्रेंच आर्मी में हिस्सा लेंगे। तो इस चीज़ को हर कोई पसंद नहीं कर रहा था।
और अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता था तो उसको क्या करते थे, उसका खात्मा कर देता था वो। इस वजह से क्या हो गया, वो फ्रांस के लोगों की नज़रों में एक बुरा आदमी बन गया। नेपोलियन को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे ही छोड़ देते हैं, तो फिलहाल हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेशनलिज्म पहले यहाँ पे क्यों नहीं था, मिड 18th सेंचुरी से पहले नेशनलिज्म क्यों नहीं था, क्यों इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी थी, लोग अलग अलग लैंग्वेजेस से आते थे, अलग अलग कल्चर्स से आते थे, अलग अलग रिलीजन से आते थे। इस वजह से उनमें एकता नहीं थी, उनमें एक प्यार नहीं था देश के लिए। सोसाइटी क्या थी, हमारी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सोसाइटी जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोसाइटीज़। एक तो आ गया हमारा एरिस्टोक्रेसीज और एक आ गया हमारा पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी में हमारा कम लोग आते थे, पीजेंट्री में बहुत ज़्यादा लोग आते थे। लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो हाई क्लास के लोग थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, वो लोग लैंडलॉर्ड थे और उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हुआ करते थे, जैसे कि राइट टू वोट। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो बेचारे लो क्लास के थे, उनके पास पैसा तो बहुत ही कम था, वो नौकर बन के रहते थे, लैंडलेस थे, टेनेंट्स थे, इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, एरिस्टोक्रेट्स के अंडर काम करना पड़ता था और उनके पास कोई भी स्पेशल राइट नहीं था। इन 2 क्लासेस के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से क्या हो गया, एक नई क्लास उभर के आई। वो कौन सी क्लास थी, न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग आ गए, हमारे एजुकेटेड लोगों में आ गए जो डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे आ गए। ये तीसरी सेक्शन बन गई हमारी सोसाइटी की। यहाँ पर हमारा मशीन्स वगैरह गए, 19th सेंचुरी में आई थी हमारी ये न्यू मिडिल क्लास। ये डिमांड करते थे लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, चलिए बताऊँ। इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि हर किसी को आज़ादी मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, गवर्नमेंट विद कंसेंट, जैसे हमारे देश में होता है, वी वोट एंड वी फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट विद कंसेंट, फ्रीडम ऑफ द मार्केट। एक कस्टम यूनियन आया था ज़ोलरिंग 1834 में, जिसने ये इसी में आया था, ये जो 3rd सेक्शन न्यू मिडिल क्लास आई थी इसी के टाइम पे आया था, जिन्होंने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया। उसके अलावा हमारे यूरोप में 30 करेंसीज़ हुआ करती थी, जिसमें से 28 करेंसीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया और सिर्फ 2 करेंसीज़ बच गई। नेपोलियन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। नेपोलियन जो था उसके रूल के टाइम पे क्या था, सिर्फ जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। लेकिन 3rd सेक्शन के आने के बाद, न्यू मिडिल क्लास के आने के बाद, एजुकेटेड लोगों के आने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म होने लग गई। नेपोलियन के बारे में हम आप पढ़ रहे थे पीछे, हमने पढ़ा कि वो उसने फ्रांस को का एम्परर बन गया था, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था। वो क्या कर रहा था, वो एक्सपेंशन करना चाह रहा था, वो और जगहों पे जा के इन्वेजन कर रहा था। ऐसे ही करते करते वो जब बाकी की जो एम्पायर्स थे वो इरिटेट हो रहे थे ये सब देख के, तो उन्होंने 3-4 कंट्रीज़ ने, 4 एम्पायर्स ने हाथ ज्वाइन किए, जिनको हम प्रैब बोलते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रूशिया, R रशिया, A ऑस्ट्रिया, B ब्रिटेन। आपको याद रखने में आसानी होगी अगर आप प्रैब वर्ड याद रखोगे। इन सबों ने हाथ जोड़ लिए और क्योंकि ये ऑब्वियसली पावरफुल थे, नेपोलियन इतना पावरफुल नहीं था, ये 4 एम्पायर्स मिल गए थे, तो इन्होंने मिलके नेपोलियन को हरा दिया इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और यहाँ 1815 में ये बैटल हुई थी, तो 1815 में क्या हो गया, नेपोलियन का जो रूल है वो ख़त्म हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड, अब ये तो जीत गए, प्रैब जो थी वो जीत गई। इन्होंने साइन की एक ट्रीटी ऑफ वीना। अब ये ट्रीटी ऑफ वीना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वीना में, क्योंकि पहले ही ये सारे देश डर गए थे, इनको पता था कि कहीं कोई दूसरा ना आ जाए जो डेमोक्रेसी डिमांड करना शुरू हो जाए, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए ट्रीटी साइन की, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वीना। 1815 में ये ट्रीटी जो है वो साइन हो गई थी। वो लोग राजा महाराजा वाला सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते थे, मोनार्ची सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना को साइन किया।
तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, उन्होंने स्टेट्स बना दी फ्रांस के बॉर्डर पे ताकि कोई दूसरा आके इन्वेजन ना कर सके। रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डिनेस्टी, बर्बन डिनेस्टी कौन सी थी, बर्बन डिनेस्टी वही डिनेस्टी थी जहाँ राजा महाराजा रूल हुआ करता था, उसको वापस से इन्होंने रिस्टोर कर दिया। कॉन्टिन्यूशन ऑफ मोनार्ची। अब इस चीज़ से जो वहाँ के लोग थे दे गॉट एलिनेटेड, क्योंकि अभी उनको थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी मिल गई थी तो वापस उनसे छिन गई। तो इस वजह से उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरीज बनाई जिसमें उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज़, जो छिपके उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई जिसका गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता था। वहाँ के जो मोनार्क्स थे, राजा महाराजा लोग थे, उनको पता भी नहीं चलता था, उन्होंने छिपके बनाई। इनका एम क्या था, स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अपोज द ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना क्या थी आपको पता है, फाइट फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ना। एक रेवोल्यूशनरी का नाम बताती हूँ मैं आपको, गुसेप्पी मैज़नी। ये एक बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी था जो इटली से बिलोंग करता था। उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, नेमली यंग इटली एंड यंग यूरोप। वो जो कंजर्वेटिस्ट्स थे, जिन कंजर्वेटिस्ट्स ने ट्रीटी ऑफ वीना साइन की थी, वो डरते थे इससे। क्यों? क्योंकि ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली करना चाहता था। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। कल हम हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज़ इसे बार बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।